नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज स्कूल लेक्चरर के इस निशुल्क बैच में जो जीके के लिए अपना चल ही रहा है, उसके अंदर अपन किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। आरबीएसई वाला जो अपना बैच चल रहा है, जिसमें आपको मैं राजस्थान अध्ययन की किताबें करवा रहा हूं, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ट्रिक्स से जैसे भी, उसके अंदर भी मैं ये चीज करवा चुका हूं। किसान आंदोलन उसमें भी आया था, लेकिन चूंकि वो 7वीं की किताब में आया था, अभी तक तो उसके लेवल से है। आगे आगामी किताबों में आएगा तो उसके लेवल से चलेंगे, लेकिन ये जो है वो इस परीक्षा के लेवल से, यानी कि स्कूल लेक्चरर के अंदर जो जीके पूछा जाता है, प्रथम प्रश्न पत्र, तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हल्के में मत लेना, सवाल सीधे बनेंगे, ठीक है। सवाल बाहर जाने की चिंता नहीं है, वो चिंता छोड़ो आप लोग, ठीक है ना। सवाल बाहर जाते ही नहीं है, और सवाल यदि बाहर जाएगा, मानकर चलें, जीजीडी के प्रयासों से, गौरव ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म से जितने प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें से यदि सवाल बाहर गया तो सभी के लिए बाहर है, उससे आप भर्ती से बाहर होने वाले नहीं हो। इस मामले में जो है मैं निश्चिंत हूं, आश्वस्त हूं कि हाँ, जिस लेवल पे हम प्रयास कर रहे हैं उसके अनुसार यदि यहां से किसी के सवाल बाहर जा रहा है, हमारे प्रयासों में से, क्लास में से, टेस्ट सीरीज में से, बुक्स में से, तो वो सभी के लिए बाहर है, फिर उसमें कोई तीर मारने वाला नहीं है। तो आज किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है। B3, बिजोलिया बी, बेंगू बी और बूंदी बी। तो B3 आज अपन पूरा कर लेंगे। पूरा तो क्या मतलब, याद हो जाएगा आपको यदि आपने ध्यान दे दिया सही ढंग से, ठीक है। भी ट्रिक्स है, बढ़िया आराम से देखो। सबसे पहले अपन नक्शों पे बात करें। बिजोलिया और बेंगू, ये दोनों चीजें पूछी जाती है ना, तो दोनों ही उस समय मेवाड़ के अंदर पड़ते थे, ठीक है ना। तत्कालीन नक्शा भी मैं बताऊंगा, मैंने आरबीएसई की क्लास में भी बताया था, इसमें भी बताऊंगा कि उस समय तत्कालीन जहां भी शब्द आ जाता है, जो फ्रेशर्स है वो ध्यान देना, तत्कालीन यानी उस समय, ठीक है ना। अभी का नक्शा और जब के नक्शे में फर्क है। मैं मेवाड़ का वही नक्शा आपको बताऊंगा जो उस समय प्रचलित था। उससे पहले यहाँ पे वर्तमान नक्शे में थोड़ा सा ध्यान देना कि मेवाड़ वाला क्षेत्र कौन कौन सा है। जब जब आपके ध्यान में मेवाड़ आए, ठीक है ना, जब जब आपके ध्यान में मेवाड़ आता है तो अपने ध्यान में सीधा क्या आता है, उदयपुर। यदि ये किसी के ध्यान में आता है तो वो बिल्कुल सही है। मारवाड़ आता है जोधपुर, मेवाड़ आता है उदयपुर, उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। फिर इसमें क्या आ जाता है, जहां जहां मेवाड़ी राजवंश ने शासन किया, तो उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, और इसके आसपास का क्षेत्र सारा का सारा आ जाता है। तो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र आप देखोगे, उसमें साथियों आपके ये वाला क्षेत्र है, देखो मेवाड़ वाला, ये स्पेशल मार्क करके ही रखा हुआ है इसके अंदर, ये मेवाड़ कहलाता, ठीक है ना। अब जैसे इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र आ जाते हैं, मेवाड़ का ही शासन, मतलब यहाँ के गुहिल वंश का शासन रहा था, लेकिन ये आ जाते हैं वागड़ के अंदर, अपन पढ़ लेते हैं। फिर ये कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, ये हाडोती आ जाता है, जो पठारी क्षेत्र ये आ जाता है, ठीक है। ऊपर अजमेर, नागौर यहाँ जाते हैं, मेरवाड़ा आ जाता है, नागौर का कुछ भाग। फिर यहाँ पे ये मारवाड़ वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। यहाँ चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, शेखावाटी वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। ये फिर अलवर वाला सालूर प्रदेश और मत्स्य क्षेत्र वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि नक्शे में कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। ये निश्चित रूप से जो मतलब पुराने खिलाड़ी है, ठीक है ना, बाने सबने ध्यान है, पुराना जितना भी खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी जो नया नया फ्रेशर्स आ रहा है, आने थोड़ी समस्या आवे, तो ये चीजें वैसे अपने ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसमें बता दूंगा। अभी आपके ज्योग्राफी बदल रही नहीं है, वैसे भी काफी समय लगेगा, तो अपन ज्योग्राफी की क्लासेस भी इसके बाद में पढ़ेंगे, पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसा अपना अनुमान था कि अभी इतनी जल्दी जो है बदलने वाली नहीं है। घोषणाएं होती है लेकिन अभी अधिसूचनाएं जारी नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब धरातल पे आने में समय लगता है, तो ये चीजें हैं, यहां पे ध्यान रखना मेवाड़ का। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बिजोलिया, ठीक है ना। बिजोलिया कहां है, भीलवाड़ा के अंदर। अब इसमें भीलवाड़ा वाला क्षेत्र ये है, ठीक है। आप कभी भी किसी भी शिक्षक की कोई क्लास देखते हैं, चाहे आप उसमें कितना भी जानते हैं, लेकिन ये समझकर देखना कि हम इसमें कुछ नहीं जानते। निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा। यदि सीखना चाहते हो तो आपको ये सोचकर देखना, यदि सीखना नहीं है और के मन तो सब कुछ आ रहा है, ओ कहीं पड़ा है, तो भी इनकी मतलब नहीं है, उसको देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आप हमेशा यदि ग्रहण करना है तो ऐसे समझो मेरे पास में कुछ नहीं है, तभी आप ग्रहण कर पाओगे। नहीं भरा हुआ है सब कुछ तो ग्रहण कर ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पे आप अपन शुरू करते हैं आज का अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रश्न देने वाला टॉपिक है, तो हल्के में बिल्कुल ही नहीं लेना है। सबसे लंबा, व्यवस्थित, अहिंसात्मक तरीके से चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन ही है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत का कह दूं तो भी बात गलत नहीं है।
तो यहां क्या है, भारत का संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई है, जो 44 वर्षों तक चला है। अब प्रश्न बनने को कुछ भी बन सकता है, 44 वर्ष ये भी प्रश्न बना हुआ है, कब से कब तक ये भी बना है, तो 1897 से शुरू हो गया और 1941 तक चला है। ठीक है, वो जोड़ बाकी गुणा भाग करके देख लेना, आएगा आपके 44 वर्ष। ठीक है, 44। अब ये पैटर्न जो है, ये चूंकि आरबीएससी की आपकी किताब में हूबहू दे रखा है और वैसे सही भी है, पढ़ते हो तो आप, कि बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में जाना जाता है। इसके कुल मिला के 3 चरण है। ठीक है, जिसमें से पहला चरण है 1897 से 1914। 1913 के अंदर साधु सीताराम का प्रवेश होता है इसके अंदर। ठीक है ना। अब जो फ्रेशर्स हैं उनको भी मैं टारगेट कर रहा हूं कि साधु सीताराम यानी कि एक व्यक्ति आएगा जो यहां से प्रयास करेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है साधु सीताराम को। अब कई जना कहते गुरुजी विजय सिंह पथिक ने क्या था, ध्यान ही को नहीं के, अरे ध्यान सब है, लेकिन विजय सिंह पथिक को जो कहा जाता है वो राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक। आप देखना, विजय सिंह पथिक सिर्फ बिजोलिया तक सीमित नहीं है। विजय सिंह पथिक को आप कहीं ना कहीं सहयोग के रूप में बैंगू में भी देखोगे, बूंदी में भी देखोगे, बहुत जगह सशस्त्र क्रांति के गतिविधियों में भी देखोगे। तब आप लोगों की जब ये समझ विकसित होगी तो लगेगा कि हाँ, राजस्थान के अंदर सब जगह विजय सिंह पथिक का योगदान रहा था। साधु सीताराम के ऊपर भी ध्यान देना, इतना नहीं है जितना विजय सिंह पथिक का रहा, बिजोलिया तक सीमित रह गई ये। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम और राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक और भारत के किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद, ये चीजें तुलनात्मक ही पड़ी जाती है। हम ए चीजा जी को नहीं थे क्लास ध्यान देखा नहीं तो ही थान समझ में आई थे। अगर स्किप करने की कोशिश करोगे ना, मैं तो जाना सब एक ही बतावे, तो वो फिर ग्रहण नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए, दूसरा चरण 1914 से 23 तक है, जो जिसमें विजय सिंह पथिक की भी मुख्य भूमिका रही है। फिर 1923 से 1941 तक है। फिर ये जो है माणिक्यलाल वर्मा के और उनके पास में इनकी नेतृत्व इनका चला जाता है। अब चलिए अपन बढ़ते हैं, थोड़ा सा विस्तृत अंदर चलते हैं। उससे पहले फोन कर रहा है, उससे पहले फोन तो ऐसा है कि पूरा दिन ही बजता है। लोग सोचते होंगे कि उठाते नहीं, लेकिन यहां पे हकीकत बताऊं, फोन नहीं उठाते हुए भी काम करते करते रात के 12, 1, 2 बजते हैं। यदि फोन उठाए तो हमारा सोना तो संभव ही नहीं है। किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी फोन करता है, कोई भी मिलने वाला है, अरे यार भाव खा रहा है, बात कर ले 2 मिनट तो कहें, वो 2-2 मिनट करते दिन के आते हैं 500-700 फोन। ठीक है, बजता ही रहता है। 2-2 मिनट करके अब 500 × 2 मिनट करना, यानी कि काम करने का कोई काम ही नहीं है, अपन बातें ही करा खाली। और आप लोगों को पता ही है कितना काम रहता है। तो विद्यार्थियों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, बाकी कोई काम ऐसा क्या है, अपने नहीं भी करे तो भी क्या कि क्लास नहीं दे रहे आज तो इच्छा नहीं, लेकिन वो क्या है कि मन में संतुष्टि नहीं रहती, विद्यार्थियों की उम्मीदें हैं तो वो काम करना पड़ता है। तो ये चीजें समझ आया करो। फोन नहीं उठाया था कि एडो नहीं है कि घमंड आएगा, वो क्या नहीं है, क्या घमंड करा, इस मिट्टी से पैदा हुआ, इस मिट्टी में मिल जाना है, घमंड किस चीज का, लेकिन काम करना है, मेन चीज ये है। अब देखो, ये स्पेशल नक्शे आप लोगों के लिए मेवाड़ से मंगवाए हमने, आप चाहो तो हमें धन्यवाद दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तत्कालीन नक्शे हैं। अब ये नक्शे जब आपको शेयर कर दूं ना, सहेज कर रखना, क्योंकि बहुत रेयर मिलते नहीं है, दुर्लभ। ठीक है ना, बहुत सर्च करना पड़ता है, बहुत, तब जाकर ये चीजें मिल पाती है। अब देखो, यहां पे यदि देखोगे आप तो इंडिया के अंदर राजस्थान की लोकेशन और उसमें भी मेवाड़ की लोकेशन को दर्शाया गया है। ठीक है, यही फिर मेवाड़ यहां पे आपको दर्शाया गया है, लोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यदि देखोगे आप, मेवाड़ का पूरा क्षेत्र है, जैसे कि ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे ये बेंगू वाला क्षेत्र आ गया, ये मांडलगढ़ बिलवाड़ा वाला क्षेत्र, ये भी बेंगू के अंदर आता है। ठीक है ना, ये मांडलगढ़ और यहीं पे पास में बिजोलिया भी है। ठीक है, ये बिलवाड़ा वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा ये। ठीक, ये यहाँ पे हुड्डा, जो 1734 में हुड्डा सम्मेलन हुआ था वो, ये शाहपुरा और जहाजपुर। हो सकता है आप कहोगे सर हमें तो दिख ही नहीं रहा, कि नहीं, मैं बता रही हूँ ना, लोकेशन राजस्थान नक्शे में थोड़ा मतलब थे, अंदाज तो लगा सको मेवाड़ में। इन बाद में मैं दूंगा अपने, जब भी पीडीएफ दूं 3-4 दिन की आजकल साथ में दी जाती है, क्योंकि अलग अलग क्लासें चलती है, एक साथ एक भेज नहीं पाते, तो 3-4 दिन की साथ में ही दी जाती है। कोशिश करें क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाया करें। ठीक है, तो ये आ गई। इसके अलावा देखो, ये नाथद्वारा, मावली, गिरवा वाला क्षेत्र, जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां वगैरह, ये खेरवाड़ा है,
यहाँ पे जाडोल है, हल्दी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहता है ये सलुम्बर है, ठीक है, दरियावाद है, बांसवाड़ा, ये सारा चीज आप लोग अच्छी तरीके से इसे देख लेना, रेल वगैरह वगैरह बहुत अच्छी तरीके से रखा है। अच्छा, ये जो है ये 1934 का नक्शा है, ये नक्शा 1934 का है, ठीक है। तो यदि आप टाइम पीरियड देखोगे तो ये वही टाइम पीरियड है, 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला है, तो ये वही टाइम पीरियड है जो बिजोलिया किसान आंदोलन का था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैप है इसके लिए। अब यहां पे क्या क्या देखना है अपन को, ठीक है। ये क्षेत्र जो है ये है बिजोलिया, ये है बिजोलिया। बिजोलिया को मतलब ये एक तरीके से भेंट स्वरूप मिला था अशोक परमार जो जगनेर के थे, ठीक है, उन्हें मिला था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी, तो इसलिए इनको ये बिजोलिया मिला था, ठीक है। यहां से थोड़ा सा समझ लेना, याद रखना, ये बनते हैं प्रश्न, ठीक। ये हो गया बिजोलिया, और ये जो क्षेत्र है आपका ये रहा बेंगू। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें आज अपन को पढ़नी ही है। इसके अलावा यदि मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूं तो देखो ये कपासन चित्तौड़ है जो उद्योग में अपन पढ़ते हैं। हिमात्र कुंडिया रासमी वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये भी किसान आंदोलन है। इसके अलावा देखो ये बेदला है, ये क्या है, ये है बेदला। अब मैं इतना छोटा सा, जैसे आप मानोगे बेदला तो ज्यादा पढ़ने में नहीं आता, इसमें क्यों बता रहा हूं, तो यहाँ पे एक जांच आयोग आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने। जो दूसरा जांच आयोग होगा वो बेदला के ठाकुर राज सिंह जी की अध्यक्षता में होगा। तो ये वही बेदला है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, बेदला के ठाकुर राज सिंह जी, ठीक है ना, वो ध्यान रखना अपर, ठीक। इनके अलावा वो देखो वो है सराड़ा, कल नहीं पढ़ा था अपन ने, परसों पढ़ा था, बुरेलाल भैया वो सराड़ा के किले में डाला गया जेल के अंदर, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। ये सराड़ा की लोकेशन है। ये राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार लसाड़िया का पठार जो जयसमंद झील के पास, ठीक है ये। और इसके अलावा और क्या बताऊं आपको मतलब कितनी सारी चीजें आपके में इसमें कवर की है, जो आपके बहुत सारी, या आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंधित, ये हुडा आ गया, ठीक है, हुडा सम्मेलन मराठों के विरुद्ध जो हुआ था वो, ये इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई है, ठीक है। ये चीज शेयर की जाएगी आप लोगों के साथ में, ठीक है ना, तो आप देख लेना। चलिए मैं इसको क्या करता हूं, क्लियर कर देता हूं, यहां से ये जो मैंने मार्क किया है उसको क्लियर कर देता हूं, ताकि आप लोगों के पास में ये क्लीन मैप आएंगे, एकदम कुछ लिखा हुआ नहीं ऊपर, आप लोग अच्छी तरीके से देख पाओगे, ठीक है। क्लास पसंद आया तो शेयर यार कर सको था, ठीक है। अपर की चार्ज नहीं है, शेयर करने को भी चार्ज नहीं रखे, उड़ो बहुत आप दिलदार कह सकते हो हमको, हमने कोई शेयर करने का चार्ज नहीं रखा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन मेन मुख्य भूमिका पे, की पेन ले रहे। बिजोलिया किसने बसाया, अशोक परमार द्वारा बसाया। लिखा है क्या मैंने यहाँ, कहीं कहीं नहीं लिखा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अशोक परमार कहाँ के थे, जगनेर के थे, जगनेर भरतपुर साइड में, ठीक है, वहां के थे। अब ये वर्तमान में कहाँ है, ये पूछा जाता है, वर्तमान में भीलवाड़ा में। कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। तत्कालीन मेवाड़ का एक ठिकाना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान चीज है। आंदोलन करने वाले ज्यादा कौन थे, तो देखो ज्यादातर ये अपन देखते हैं ना, तो किसान आंदोलन के अंदर अपन को क्षत्रिय राजपूत ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आंदोलन करने वाले जो किसान थे वो धाकड़ जाति से थे, ठीक है, धाकड़ जाति से थे, और ये लगभग 60% थे। कितने थे, 60%। 10,000 में से 6,000 धाकड़ जाति के किसान थे, 60% थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और शासक कौन थे, शासक क्षत्रिय थे भाई। फतेह सिंह जी यहाँ उदयपुर मेवाड़ महाराणा, तो शासक क्षत्रिय थे और किसान धाकड़ जाति के थे। यहाँ पे क्या 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, लाग बाग बेगार वगैरह। बेगार तो क्या होता, पैसे देते नहीं और काम करा देते, ठीक है। लाग बाग यानी टैक्स, अलग अलग तरह के कर, 84 प्रकार की लाग बागें ली जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जमींदार होते थे, प्रशासक होते थे एक तरीके से जमींदार, उन जमींदारों के अधीन ये ठिकाने होते थे। जमींदार अपनी मर्जी से ही टैक्स वसूल कर लेते थे, कर मर्जी से ठोक देते थे, आज फलानिया कर, कल डिकनिया कर, इस तरीके से मतलब मर्जी पड़े जो, ठीक है। अब इसमें दो चीजें जो है कर के रूप में आपको मुख्यतः ध्यान रखनी। एक तो मैं बता दूं आपको कि एक जमीनें होती थी खालसा और एक होती थी जागीर। जागीर में तो क्या होते थे कि जागीरदार होते थे, जागीरदार टैक्स इकट्ठा करते, वहीं लगाते ही वही थे, और फिर वो राजा को उनका हिस्सा भेजते थे।
खालसा क्या होती थी, सीधी राजा के अंडर आती थी और उसमें प्रशासक होते थे राजा के ही, मतलब राजा का ही आदमी वहां बैठता था, तो पूरा ही टैक्स महाराजा के पास जाता। उस भूमि को कहते थे खालसा भूमि। और ये जागीर है, यहाँ जागीरदार होते थे, जागीरदार अपना हिस्सा भी रखते और राजा को उसका हिस्सा भेज देते थे। इस तरीके से होती थी ये। इसके अलावा दो चीजें और ध्यान रखनी है, दो मुख्य कर जो है पूछे जाते हैं, एक तो कहते थे लाटा और एक कहते थे कुंता। ठीक है, इसमें क्या चीज डिफरेंस क्या है? यहां पे यूं है कि फसलों पर लगने वाला कर है। लाटा जो है वो फसल काटने के बाद जितनी फसल है उसको देखकर लगाया जाता था। कुंता जो है खड़ी है फसल, अभी पकी नहीं पूरी तरीके से, फसल खड़ी है, उसको देख के अनुमानित कर लेते थे कि इस पे इतना टैक्स है, वो कुंता। यानी लाटा के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, फसल लेटी हुई है, क्या है, लेटी हुई फसल है, काटने के बाद ही लेटेगी, है ना, खड़ी खड़ी तो लेटगी तो मतलब ही क्यों नहीं निकले, काटने के बाद फसल लेटेगी, लेटी हुई है तो लाटा कर लगेगा। ठीक है, और खड़ी हुई है तो कुंता लगेगा, क्योंकि ख से खड़ी के पास में ही शब्द आता है क से कबूतर। ठीक है, क से कुंता, तो कुंता है खड़ी हुई फसल है, लाटा है लेटी हुई फसल है, और इस तरीके से बोलना तो अपन को है ही नहीं। ठीक है, तो ये लाटा कुंता ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक, यहां से ये चीज आ गई समझ में। 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। अच्छा, जागीरदार यहां पे कौन कौन थे? कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, और बाद में प्रशासक मुंसरिम जिसे कहा जाता है, वो नियुक्त किए गए अमर सिंह राणावत। ठीक है, बाद में, ये तो है ही, इनके बाद अमर सिंह राणावत। मैं कह रहा हूं कि आपको आनंद बढ़ाएगा। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है, क्योंकि देखो कुछ अच्छी चीजें और कुछ पारिवारिक आदमी इनकी काम अजिया करे, आज फलाणियों हाग लाणो, दूध लाणो, दही लाणो, ये सब काम चालू करे। ठीक है, ठंडा तो एक गुरुजी थे थोड़ी जाओ लेवने, तो कौन जाए, मेरे की नौकर चाकर थोड़ी राखी, मैं भी खुद काम खुद ही करा सब, है ना, तो थोड़ा सा क्या है हो जाता है। अपने कोशिश रहती है 12 से 1 बजे के बीच क्लास दे दी जाए, तो मतलब डिले नहीं करते हैं। लेकिन यूं है कि क्लास देखा करो पूरी, आप लोगों के सवाल गलत होने का चांस नहीं है। अब क्या चल रहे थे अपन, अमर सिंह राणावत, ये तो प्रशासक बाद में नियुक्त किए गए, मुंसरिम जिसे कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने जैसे ऐसे लगेगा कोई पिक्चर देख रहे हो अपन, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित वेब सीरीज ही है। आज एक पार्ट आया है, आज बिजोलिया बेंगू ये पढ़ेंगे, कल दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, उसके अंदर दूसरे पढ़ेंगे अपन शेखावटी वाले वगैरह वो, तो ये वेब सीरीज ही एक तरह की जीजीडी वेब सीरीज। मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। किसानों की मांग को लेकर महाराणा के पता, अब इस चीज को समझो, ये तो है नोट्स मेकिंग पैटर्न के, आप लोगों को ये चीज लिखनी है। ठीक है, अब समझनी क्या चीज है यहां पे। ठीक है, यहां समझनी क्या है, गिरधारीपुरा गांव था एक, जहां पे गिरधारीपुरा में गंगाराम धाकड़, गंगा धाकड़ के पिता का मौसर था। जब हमने नई नई तैयारी स्टार्ट की थी तो हमें ये चीजें पता नहीं थी कि मौसर क्या है, जौसर क्या है। कभी कोई कह देता मौसर है, कभी कोई कह देता जौसर है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूं इसको। ये आप लोगों के पास तो आएगी, चिंता मत करना स्लाइड, लेकिन थोड़ा सा हमने लिखने के लिए स्पेस कर लेते हैं। एक तो होता था मौसर, एक होता था जौसर। दोनों ही क्या थे? मृत्यु भोज। दोनों ही क्या थे? मृत्यु भोज थे। हालांकि मृत्यु भोज एक तरह से यूं समझो कि कुरीति है। क्यों है कुरीति? क्योंकि ये ऐसी चीज हो गई जिसको सबको करनी है, लेकिन कोई सक्षम नहीं है, तो समाज के डर से करनी पड़ती है, जमीनें गिरवी रख के करनी पड़ती है, अपने आप को मार के करनी पड़ती है, तो फिर ये एक तरीके से कुरीति के अंदर है। ठीक है ना। लेकिन यहां क्या समझना है कि मौसर और जौसर क्या है। मौसर जो है वो व्यक्ति के मरने के बाद वाला मृत्यु भोज है। ये व्यक्ति के जीवित रहते ही, ठीक है ना, जिंदा व्यक्ति। अब थे तो कि गुरुजी जिंदो व्यक्ति है तो जौसर क्या न हुई, मृत्यु भोज क्या न हुई। भाई कोई आदमी है जिनके मेरे तो जो है मरने के बाद तो सब हरिद्वार जाते हैं, मेरे तो जीव तो जानो, तो थे ना दे सको कि नहीं हरिद्वार जाना मरना पड़ेगा, पहले मरो। ये थोड़ी वे इन आदमी की इच्छा है कि मेरे जीते जीते बाद में भी तो थे भोज करो ला। बेटा ने कह दे कि मैं मर जाऊं भी के बाद भी थे भोज करो,
बस के ध्यान मैं देखूं नहीं देखूं क्या ध्यान के लोग कहे कि आत्मा अट ही रहे थोड़े टाइम के ध्यान अट रहे वो यमराज मानी कौन के चाल भाई अट टाइम पूरा होगा मैं खोटी हूं पद है तो मैं जिंदा हूं तो कर ले मैं देखूंगा। तो इसी तरीके से मतलब जीवित रहते किया गया मृत्यु भोज था एक तरीके से वो। अब ऐसा नहीं है कि कोई 21-22 साल का ही हो गया ना मैं तो मृत्यु भोज करूंगा, ऐसा नहीं। कोई बुढ़ा ठट्टा होता डोकरा कि हम जो है मौत की भी टाइम आ सके और ए आनी उम्र पूरी कर ली है ए सब कुछ देखनो जिको देख लियो और ए उम्र पूरी कर ली हम की भी टाइम जा सके तो अपा जोसर करना, ठीक है पहला ही जीवित रहता है देख ली तो बिन कहता जोसर, उसको जोसर कहा जाता जीवित रहते हैं। अब ऐसे नहीं 25 साल का छोरा कि मैं तो मतलब नौकरी लगी नहीं पहला कह के मेरे रिटायरमेंट लेना बा चीज को नहीं वे, ठीक है पेंशन चालू करानी नौकरी लगी कौन पेंशन चालू करानी ये चीजा नहीं वे पहले स्टेप है 25 साल के युवकों का जोसर वोसर नहीं किया जाता था, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज यहां से क्लियर रखना। इनके मौसर था गिरधारीपुरा गांव में, वहां पे सब जने इकट्ठे हुए। अब ऐसे में क्या होता है सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां इकट्ठे होते हैं तो पंचायत यहाँ चलती है सब तरह की, ठीक है। यहाँ पे इनके मेन समस्या क्या थी, मेन समस्या थी लाग बाग कर ज्यादा लिए जाते थे। तो यहाँ पे ये एक डिसीजन लिया गया कि यहां से किसी को भेजा जाए, क्या मतलब क्या महाराणा को पता ही नहीं हो कि ये चीजें इस तरीके से चल रही है, हमसे जो जबरदस्ती कर लिया जा रहा है उन तक ऐसा ही नहीं पहुंच रहा, उनको पता नहीं हो। तो इन्होंने यहां से 2 व्यक्तियों को भेजा, नानजी और ठाकरे जी, ठीक है। ये नानजी और ठाकरे जी 2 व्यक्तियों को महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। अब महाराणा फतेह सिंह भी देखो बी टाइम एंड वीआईपी एंड डायरेक्ट जान कोई भी नहीं मिल सके, राजन कोई भी डायरेक्ट नहीं मिल सकता था। तो फिर क्या है इनको भी 6-7 महीने लग गए उनसे मिलने में, इधर उधर भटकते रहे, कोई सोर्स नहीं मिला मिलाने के लिए। तो फिर 6-7 महीने बाद में इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने बताई चीजें। तो फिर इन्होंने क्या किया, मेवाड़ महाराणा ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन। क्या नाम था, हामिद हुसैन को भेजा कि भैया जाओ चेक करके आओ कि ये नानजी और ठाकरे जी कह रहे हैं वो क्या सही बात है या नहीं है। हामिद हुसैन जाते हैं, चेक करते हैं कि महाराज बात तो बिल्कुल सही है कि कर तो ले रिया जागीरदार और दबान ले रिया। तो फिर यहां से क्या है उन्होंने इनको बुलाया कृष्ण सिंह को और कहा कि आप जो है कर थोड़ा गलत ले रहे हो, थोड़ी सी व्यवस्था सही करो। यानी कि सिर्फ ऐसे कहा कि देखो देख लो थे थोड़ा कर लो सही, यानी सजा वजा कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कहा कि थोड़ी सी कर लो। तो इससे क्या हुआ कि इसके हौसले और बुलंद हो गए, इसने और कट ठोके, कृष्ण सिंह ने दबाकर और कट ठोके कि लो करो शिकायत, तुम्हें मैं बताता हूं कि आप कृष्ण सिंह कौन चीज है। तो कृष्ण सिंह ने और कर ठोक दिए। तो यहां पे एक नया कर लगाया कृष्ण सिंह ने जिसका नाम था चवरी कर लगाया 1903 में, 1903। बाद में पृथ्वी सिंह 1906 के अंदर ये लगाते हैं तलवार बंदाई। अब देखो ध्यान रखना यहां से ये जो कृष्ण सिंह है ना इसका लिखना के, ठीक है, ये पृथ्वी सिंह है इसका लिखना है पी, ठीक है, ये चवरीकर है इसका लिखना है सी और ये तलवार बंदाई है इसका लिखना है टी। यानी कि पूरी कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी थी उस पूरी कैपेसिटी के साथ में कर लगाए। और ये आप लोगों के एक क्या है ट्रिक है, क्या है ट्रिक है। अब देखो यहां ये है 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, बस मैच करना है। कृष्ण सिंह ने क्या लगाया है चवरी कर, पृथ्वी सिंह ने क्या लगाया है तलवार बंदाई कर। भूलोगे नहीं तो क्या है ये कंफ्यूजन होने वाली चीज है, ये कंफ्यूज करती है। तो वहां पे फिर अपने जो है जब एग्जाम में प्रश्न आ जाता है और अपने दिमाग में से जब स्लिप हो गया, याद है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, स्लिप हो गया तो फिर मजा लेके अपन को याद आ जाए और फिर उस समय कितना भी याद कर लो वो गलत वाला होता है। उस समय ये आपके ट्रिकास्त्र काम आएंगे, ठीक है कि हाँ क्या था कैपेसिटी ऐसे बताया, अच्छा ओके थैंक यू करो सर, आप लोगों ने हमें काफी सारी चीजें याद करा दी। थैंक यू को नहीं को बात अलग है, बाकी थारा सवाल सही हो जी। तो यहां पूरी कैपेसिटी से लगाया है। अब देखो इसको समझना, कई किताबों के अंदर यह लिखा है कि ये कर जो है 5 रुपए था, कई के अंदर कहा है ये 13 रुपए था। अब दोनों ही चीजें ऑथेंटिक पुस्तकों के अंदर मिली है, तो जो एग्जाम में आया उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब यहां पे ये कर लगाया है, अब सुनना वहां की स्थिति क्या थी, थोड़ी सी कहानी भी बताऊं ना आपको याद रह जाएगी। कृष्ण सिंह ने लगा दिया कर, चवरी कर क्या था कि अपनी बेटी की शादी करनी है तो आप लोगों को 5 रुपए चवरी कर देना। 5 रुपए उस टाइम के 5 लाख के बराबर थे, ये मानकर चलो उस समय की बात है। तो 5 रुपए बहुत महत्व रखते थे। तो उस समय किसानों ने भी विरोध किया कि इतने कर ऑलरेडी थे, चवरी कर और नया ठोक दिया, क्या आदमी है कि क्या है। इसके बाद में इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि इसका मूक विरोध, मूक यानी बोलना नहीं, जवाब नहीं देना, मुंह पे जवाब नहीं देना, अपने इसका जो है बाइकआउट करो, इग्नोर,
बाइकआउट वाले आजकल सीजन चल रही है ना, तो बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। तो उन्होंने क्या किया कि 2 साल तक अपनी किसी बेटी का विवाह किया ही नहीं, 2 साल तक किसी पुत्री का विवाह नहीं किया। लेकिन फिर बाद में विवाह तो करने पड़ेंगे, तो अपने जो है जितनी भी विवाह के योग्य पुत्रियां हो गई थी, उन सभी 200 पुत्रियों को लेकर सारे किसान जो है इसके यहां जाते हैं। लेकिन ये नहीं माना। तब यहाँ के किसानों ने क्या किया कि खेती करनी बंद कर दी। यहाँ के किसान पलायन करने लगे ग्वालियर की साइड में, वहां जाने लगे। तब कृष्ण सिंह जी के हालत खराब, इंडिकेटर चालू हुए कि अब यहां से ये वहां चले जाएंगे, अब हमारा तो सारे इनकम सोर्स बंद। तब जाके इन्होंने उनको वापस बुलाया, मनाया, और जितने लाख बाग थे उनको 1/2 से 2/5 पे लिया है, और ऐसे कम किया गया। ये चीजें आप लोगों को कहानी के रूप में सुननी है, इतनी डायरेक्ट पूछी नहीं जाती। फिर क्या है, ये चीजें जो घोषणा की इसने कि ये कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही इनकी हो गई मृत्यु। इनके कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो इनके निकटतम रिश्तेदार को बुलाया, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, जो कामा भरतपुर साइड के थे, उनको बुलाया यहां बुला के इनको बना दिया उत्तराधिकारी कि अब आप यहाँ के जागीरदार होंगे। तो इनने क्या किया, बेटे पृथ्वी सिंह ये भी होशियार, इसने क्या किया, इसने और कर ठोक दिए, जितने कर थे उनसे और बढ़ाकर और ठोक दिए। और क्या, मेरे को उत्तराधिकारी बनाया तो मेरे उत्तराधिकारी कर, मेरे तलवार बांध रहे तो ये तलवार बंदाई कर सभी देंगे, तो ये तलवार बंदाई कर और इन्होंने लगा दिया। जनता और त्रस्त। आपको याद क्या रखना है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है 1903 1906 कैपेसिटी, ठीक है। अब किसान जो है दाब चुके थे पूरी तरीके से कि अब करें तो करें क्या। अब अपने मान लो आज कहीं कोई शिकायत करनी है, तो वास्तव में उस विभाग में जाकर तो शिकायत बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन जो शिकायत करेंगे, किसी का फोटो खींचकर उसका और पोस्ट डालेंगे फेसबुक पर। कहां डालेंगे, पोस्ट डालेंगे अपन फेसबुक पर, ठीक है ना। कहां डालेंगे, फेसबुक पर पोस्ट डालेंगे। यानी कि अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यदि कोई समस्या होती है तो हम किसी भगवान के पास अरदास लगाते हैं या किसी महाराज को ऐसे पूछाते, तो यहाँ साधु और सीताराम कौन है, भगवान का नाम है। साधु जी से बात हुई, सबसे पहला विरोध जो दर्ज करवाया वो साधु सीताराम, फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव ने। तो यहाँ पे एफ से तो क्या ध्यान रखना है आपको, फतेहकर्ण, ठीक है। बी से क्या ध्यान रखना है, ब्रह्मदेव, और साधु सीताराम की एफ बी, ठीक है, साधु की एफ बी साधु की एफ बी से पहला विरोध हुआ है, ऐसे ध्यान। तो यहां पे ये चीज प्रथम विरोध पूछा जाता है। इन 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने। पहले प्रश्न सिर्फ साधु सीताराम से आता था, फिर धीरे धीरे सहयोगी पूछे जाने लगे। तो अब जो है तीनों से प्रश्न बनने लगे। आने वाले समय में आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। ये प्रथम विरोध है। 1913 में साधु सीताराम का प्रवेश जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में हो जाता है। आई बात समझ में, चले आगे। अब एक और कंफ्यूजन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ रखा है कि आप लोगों ने पढ़ा ऊपरमाल पंच बोर्ड, और सर आपने लिख रखा है यहाँ किसान पंच बोर्ड, है क्या मामला। तो मामला यह है कि किसान पंच बोर्ड का गठन पहले किया गया था, ठीक है। किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया 1916 में, और इसके अध्यक्ष थे साधु सीताराम, ठीक है, साधु सीताराम। और 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन होता है, जो 1917 के अंदर है, और उसकी अध्यक्षता मन्नाराम पटेल करते हैं। आई बात समझ में, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब इतनी सारी चीजें हो रही है, विरोध तबियत का होने लग गया। पहला जांच आयोग यहां पे भेजा गया बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक है। पहला जांच आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में, अध्यक्षता में भेजा गया। इसमें और भी सदस्य थे। इसी के अंदर अमर सिंह जो प्रशासक, बाद में जो है उनको हटा दिया गया, ठीक है ना, अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया था, और फजल अली ये इसके सदस्य थे इस आयोग के ही। ये 1919 में आया, इन्होंने जांच की, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग ने बहुत सारी जांचें की, और ये सारी इन्होंने बताया कि क्या है सही है, क्या है गलत है, ये बताया। लेकिन लोगों ने विरोध किया कि यहाँ जांच जो है किसी लोकल आदमी से होनी चाहिए, बाहर के आदमी कोई अपन को नियाल करने वाले नहीं है। तब जाके फिर बाद में दूसरा जांच आयोग आया 1920 में, जो मैंने आपको स्टार्ट में नक्शा बताया था, बेदला के ठाकुर राज सिंह जी की अध्यक्षता में। तो दो जांच आयोग तो ये आए हैं। लेकिन समझौता कब हुआ है, समझौता हुआ 1922 में। समझौता हुआ है एक 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से, ठीक है, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि इसमें 84 में से 35 लाख बाघ को समाप्त की गई।
लेकिन ये मेवाड़ के शासकों को और जो मतलब उच्च वहां पे बैठे थे एसी कमरों में, उनको पसंद नहीं आई ये चीजें, तो इतना असरदार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से ये समझौता 1922 में हुआ। यहां किसान आंदोलन के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था तुलसी भील। तुलसी भील जो है संदेश वाहक था, एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, संदेश वाहक। हरकारा अपन नहीं कहेंगे क्योंकि ये व्यक्ति सम्माननीय है, तो अपन इनको सम्मान देना जरूरी है, देना चाहिए। तुलसी भील ऐसा व्यक्ति था जो 24 घंटे में 70 मील की दूरी तय कर देता था पैदल भागकर। 70 मील की दूरी तय कर लेता था। मैं पहले स्टार्ट में पढ़ता ना, आज से 5-7 साल पहले की बात है, 7-1 साल हो गए, जब स्टार्ट में कभी बिजोलिया किसान आंदोलन पहली बार पढ़ा, तब तुलसी भील लाता लिखा हुआ, तो मैं समझता कोई महिला है। ऐसे तो मेरे साथ में बहुत सारे कंफ्यूजन हुए, ठीक है ना। एक वो मुंशी देवी प्रसाद, वो भी मैं समझता महिला है। धीरे धीरे जब दायरा बढ़ता है और अपनी समझ बढ़ती है, तब पता चलता है कि ये चीजें ऐसे हैं। तो यही चीजें एकदम से जो है पंडित नहीं बना जा सकता, आप लोगों को भोग देना पड़ेगा। आप लोगों को सिलेक्शन दिखते ना लोगों के, अरे यार इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके पीछे उसका भोग है। तो आप लोग भी भोगी बने, तब आप बाद में भोग सकेंगे। यदि आप अभी भोग रहे हो ना, तो बाद में भागना निश्चित है। इस बात को गांठ बांध लेना आज ही, ठीक है। अब देखो, ये राम देवी नहीं है, ये रमा देवी है। इसको क्या करेंगे आप, थोड़ा सा अपने क्या है टाइपिंग में, रमा देवी लादूराम जोशी की पत्नी थी रमा देवी। और ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है, हूबहू लैंग्वेज से 3 एग्जाम में सवाल बना, आरएस में भी बना और बाकी 2 में भी बना, ठीक है। रमा देवी ने 1931 में बिजोलिया गई ये, ठीक है। 1930 और 32 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। और ऑप्शन में था कि कौन सी महिला थी, तो रमा देवी विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। समाचार पत्रों की भूमिका भी रही है इसमें, जिसमें से प्रताप जो गणेश शंकर विद्यार्थी का, गणेश शंकर विद्यार्थी, शाबाश, समाचार पत्र था, कानपुर से निकलता था। इसने मुख्य रूप से राष्ट्रीय पटल पर इस मांग को उठाई। अभ्युदय, भारत मित्र और शिवाजी का मराठा, ठीक है, ये भी वो पत्र थे जिन्होंने कहीं ना कहीं मांग को उठाया है। तो जितनी चीजें आप लोगों को बिजोलिया से जाननी चाहिए सारी आई है। और मैं अभी तक तो बिजोलिया पे ही हूं, अभी अपने बैंगू पे नहीं गए, बूंदी पे नहीं गए, बिजोलिया मैन है, ठीक है। समय को देखते हुए यदि बैंगू और बूंदी में आज समय नहीं बचा तो अपन कल करेंगे। आज की क्लास कितने समय की होगी, 32 मिनट की तो हो गई, और 5-7 मिनट और, तो बैंगू बूंदी कल करेंगे, ठीक है ना। समय को देखते हुए चलना पड़ेगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड, अभी मैंने बताया किसान पंच बोर्ड, ठीक है, यह है ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित है, 1917 में है। अध्यक्षता मन्ना पटेल ने की है। हरियाली अमावस्या, यहां लिखी हुई एक एक लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलने का कोई अधिकार नहीं है यदि सिलेक्शन लेना है, कहीं से भी आ सकता है। एक और चीज बता दूं, इसके अंदर 13 सदस्य थे, 13 सदस्य, ठीक है। हो जाएगा यार, मन्ना पटेल, हरियाली अमावस्या, ये चीजें सारी पूछी हुई है, ठीक है ना। 1927 में विजय सिंह पथिक का आंदोलन से अलग हो जाना, अलग होने का कारण था कि इनकी हो गई थी अनबन, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा से और इनसे, रामनारायण चौधरी से, और इनसे अनबन हो गई। अनबन यूं हुई कि यहाँ के काफी सारे किसानों ने जो है हल जोतने से मना कर दिया उस समय, मतलब कि हम हल जोतेंगे नहीं। इसके पीछे आरोप लगने लगे विजय सिंह पथिक पे, तो विजय सिंह पथिक ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर दिया उस समय। तो 1927 में अलग हुए हैं, ये डायरेक्ट ही प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में नेतृत्व किसके पास गया है, माणिक्यलाल वर्मा के पास, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आपको ध्यान हो मैंने बताई है, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी हुई है। इसके अलावा नारायणी देवी वर्मा का भी संबंध इस बिजोलिया किसान आंदोलन से भी रहा है। रमा देवी तो याद रखना ही है। लास्ट में सारी चीजें हुई और लास्ट में 1941 के अंदर, ठीक है, सन क्या है 1941, आया कौन, मेवाड़ का प्रधानमंत्री उस समय का टी राघवाचार्य, ठीक है। इनके आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह यहां आते हैं और किसानों की भूमि लौटा दी जाती है, किसानों की सारी मांगे मान ली जाती है और किसान हो जाते हैं संतुष्ट। और इसी के साथ में यहां पे इस आंदोलन को कर लेते हैं समाप्त। यानी कि कितने वर्ष तक चला, 44 वर्ष,
1897 से शुरू हुआ था, 44 वर्ष चला है और इतनी सारी घटनाक्रम के बाद इसे अहिंसात्मक कहा है आंदोलन को। क्यों कहा है? यदि आपने इस पूरे आंदोलन को मेरे को भी ध्यान से सुन लिया है तो मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि यहाँ पे गोलीबारी हुई या लाठीचार्ज हुआ या ये मरा वो मरा। नान जी और ठाकरे जी भी गए हैं वहां, बात करके महाराणा से वापस आए हैं, ठीक है, मारा नहीं उनको। तो ये इसीलिए इसको अहिंसात्मक कहा जाता है। और जैसे बूंदी किसान आंदोलन में जाएंगे तो डाबी हत्याकांड आएगा पढ़ने में, हर जगह कहीं ना कहीं आएगा, तो कहीं ना कोई घटनाक्रम हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं मारपीट उनके साथ में हुई है, चाहे डाबड़ा देख लो, चाहे कहीं भी सीकर वाला देख लो आप, कुड़ी कूदन वगैरह सब, तो कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई और क्रमबद्ध तरीके से चला है। इसमें कहीं पे बीच में टूटा नहीं है, अध्यक्षता चेंज हुई है लेकिन ये टूटा नहीं है। तो चाहे कंसेप्चुअल सवाल आए, चाहे आपके फैक्चुअल आए, आपके आप गलत नहीं हो सकता। और आज बिजोलिया किसान आंदोलन जिसने इस क्लास से पढ़ लिया है उसके हर चीज क्लियर है और हर चीज याद है। तो इस बात पे आपको क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं करना अलग बात है, शेयर विद्यार्थियों तक कर देना है और मतलब अच्छी तरीके से याद कर लेना, अभ्यास कर लेना। टेस्ट सीरीज सारी दे रखी है, ठीक है। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।